याद करें कल हम लोगों ने कहा इस लेक्चर को पूरा हमारा टॉपिक था उपनिवेश मुक्ति और उपनिवेश। हमने लगभग उसके सारे पक्षों की चर्चा तो कर ली थी, कुछ क्वेश्चंस भी आपके सामने रखे थे। एक दो पहलू इसमें बचा, उसके बाद जैसा कि आप देखते हैं हमारा टॉपिक चेंज हो जाएगा और वो हम एशिया और अफ्रीका में शीत युद्ध का प्रसार देखेंगे। तो उससे पहले मैं एक छोटा सा डायग्राम आपको बनवाने में चाहूंगा। वैसे मैं आपको बताऊं कि हम लोगों का सिलेबस सेकेंड वर्ल्ड वॉर और विशेषकर द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ये उपनिवेशीकरण वाले टॉपिक पर टेक्निकली समाप्त होगा। लेकिन मैं इसमें रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए मैंने 2-3 आगे बढ़कर ही छोटे-छोटे से टॉपिक डाल दिए हैं। क्योंकि एक बार 2014 में शीत युद्ध पर क्वेश्चन पूछा, 2014 में, इसलिए हम रिस्क नहीं ले सकते, यद्यपि हमारे पाठ्यक्रम में यह शामिल नहीं है। तो चलिए पहले हम थोड़ा-सा पीछे चलते हैं और आपको उपनिवेश मुक्ति पर 1-2 पहलू की चर्चा और करना चाहेंगे। जैसे देखो, एक तो हमने क्षेत्रवार देखा है, तो उत्तर-पश्चिमी अफ्रीका में उत्तर-पश्चिमी अफ्रीका में उपनिवेश मुक्ति, इसमें एक हमने तो घाना और उत्तरी-पश्चिमी अफ्रीका का ट्रेंड देखा है। तो उत्तरी-पश्चिमी अफ्रीका में एक और ट्रेंड आपको उस दिखेगा और वो जो अफ्रीकी जो स्टेट है, शायद आपने नाम सुना होगा, उसका नाम है अल्जीरिया। अल्जीरिया का ट्रेंड जो जो नेचुरली जो नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीकन रीजन है, उससे अल्जीरिया का ट्रेंड अलग है। हमने क्या देखा था कि घाना में क्यूमा के अंतर्गत बड़े पीसफुल ढंग से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। वहाँ पर ब्रिटिश का कोई मेजर स्टेट नहीं था और वैसे आप देखेंगे तो उत्तर-पश्चिम के जो पश्चिमी उपनिवेश हैं, वहाँ पर कोई ज़्यादा जद्दोजहद नहीं हुआ। लगभग पश्चिमी शक्तियों ने उपनिवेश को नहीं कर पाया। लेकिन अल्जीरिया में जो दृश्य उपस्थित होता है, वो चौंका देने वाला दृश्य है, वो पूरे विश्व को भयभीत कर देने वाला दृश्य है और वह कहीं न कहीं पश्चिमी देशों के इस दावे को झुठला देता है, जो बड़े आराम से और बड़े ही सम्मानपूर्ण ढंग से अपने उपनिवेश से निकले। क्योंकि अल्जीरिया से तो फ्रांसीसियों को बड़ा अपमानित होकर निकलना पड़ा और काफ़ी जद्दोजहद के बाद निकलना पड़ा। तो चलिए थोड़ा-सा हम अल्जीरिया का परिदृश्य देख लेते हैं। आपके सिलेबस में अब तक अभी तक वो पूछा नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इस बार ऑप्शनल पेपर में अल्जीरिया पर एक क्वेश्चन पूछा था। तो मैं समझता हूँ कि चूँकि उपनिवेश मुक्ति आपके पाठ्यक्रम में है, जैसे मलय प्रायद्वीप पहले सामान्य अध्ययन में पूछा था, जो मैंने आपको बताया था कि मलय प्रायद्वीप में मलाया और सिंगापुर के ब्रिटिश कैसे निकले। तो वो पहले जनरल स्टडीज़ के पेपर में 2017 में पूछा था और वही क्वेश्चन आपको आश्चर्य होगा, उसके 1 वर्ष के पश्चात ऑप्शनल पेपर में रखा गया था। तो ये एक तरह से कुछ क्वेश्चन्स ऐसे हैं कि मैंने क्या कहा कि नॉर्मली ऑप्शनल क्वेश्चन्स की प्रकृति अलग होती है और जनरल स्टडीज़ की अलग। लेकिन कम से कम 20% क्वेश्चन्स में इंटरचेंज होने की संभावना होती है। अब इस बार अल्जीरिया पर क्वेश्चन पूछा गया है। मैप पर अल्जीरिया उत्तर-पश्चिम में देखेंगे कि कल वाला जो मैंने आपको पीपीटी दिया है, उसमें मैप अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का था, इसमें नहीं है। तो आप वहाँ पर देख लेना, आपको दिख जाएगा। अल्जीरिया पर आपको पूछा है इस बार कि विवेचन कीजिए उन परिस्थितियों उन परिस्थितियों का विवेचन कीजिए उन परिस्थितियों उन परिस्थितियों का विवेचन कीजिए उन परिस्थितियों का विवेचन कीजिए जिनके परिणाम स्वरूप जिनके परिणाम स्वरूप जिनके परिणाम स्वरूप परिणाम स्वरूप में 1962 में फ्रांस को अल्जीरिया को स्वतंत्रता देनी पड़ी। अल्जीरिया को स्वतंत्रता देनी पड़ी। अल्जीरिया को स्वतंत्रता देनी पड़ी। देखो जैसे ये प्रश्न है। अब इस प्रश्न में मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं, चूँकि आपका जनरल स्टडीज़ में एक पेपर था, तो मैं अपेक्षा नहीं करूँगा, तो ऑप्शनल का क्वेश्चन है, लेकिन विवेचना कीजिए तो थोड़ा-सा ज़्यादा, अगर किसी भी तरीके से आपको अल्जीरिया की स्वतंत्रता पर लिखना हुआ, तो आपको ज़्यादा याद नहीं रहेगा। मुझे याद है एक चीज़ कि मेरा एक स्टूडेंट जो झारखंड में आईएएस है, तो उसने 2016 में एक आप बताई जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जबकि वो हिस्ट्री बैकग्राउंड का है। लेकिन उसने कहा कि वो क्वेश्चन उसी को लिखना पड़ा था, जब और उसे मैं यहाँ आपको एक सूचना दे दूँ कि सामान्य अध्ययन में उसके अच्छे मार्क्स, तो उसमें 333 मार्क्स अच्छे, बहुत अच्छे माने जाते थे और थोड़ा-सा उसमें मार्क्स में इज़ाफ़ा किया है 2016 के बाद। तो उस समय के स्टैंडर्ड से उसके मार्क्स काफ़ी अच्छे माने जाएँगे। तो अब प्रॉपर आईएएस उसको मिला भी है, हिस्ट्री और दोनों मिलाकर, और हिस्ट्री में भी अच्छे मार्क्स थे, जीएस में भी उसको कंफर्टेबल मार्क्स थे। तो इसलिए मैंने वहाँ पर देखा, उसने एक बात शेयर की, मुझे बहुत लॉजिकल लगा। कहा कि सर, उत्तरी-पश्चिम अफ्रीका में उपनिवेश मुक्ति आंदोलन मुझे याद नहीं है। लेकिन मुझे याद था कि वहाँ पर मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी, उसने कहा, इसमें क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, उत्तरी-पश्चिम अफ्रीका में मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में आखिरी स्वतंत्रता आंदोलन पर टिप्पणी की। तो अब उसने कहा कि भाई मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी है, तो इसका मतलब है शांतिपूर्ण परिवर्तन होगा, और कहा बस मुझे एक देश जो घाना है, जो गोल्ड कोस्ट घाना के नाम से स्वतंत्र हुआ, उसमें मुझे एक ही वहाँ का लीडर क्रूमा का नाम याद था, और क्रूमा ने किस प्रकार से उस मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया, और कुछ उत्तर पश्चिमी अफ्रीका के देशों के नाम याद थे। यह थोड़ी बहुत हमको ये हमको सूचना थी कि अल्जीरिया में ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट हुआ। तो कहा कि हमने उसे छोड़ दिया और फिर हमने उस क्वेश्चन को केवल एन क्रूमा का नाम लेकर और मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी का आंदोलन, मैंने सोचा कि अगर जो भी आंदोलन होता है वो
ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो उसका मॉडल भारत में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तैयार किया है, तो मोर और लेस उन देशों में अगर आंदोलन हुआ होगा, तो इन्हीं पैटर्न पर आंदोलन हुआ होगा। तो क्यों ना हम मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी में भारत के मॉडल को ध्यान में रखकर और पूमा का नाम देकर लिख डालें, इसे लिख डाला उसी बेसिस पे। तो जब आप अल्जीरिया पर अगर आपसे क्वेश्चन होगा, तो आपको याद नहीं आएगा। जो मैं ध्यान रखें, उसमें कुछ बातें आपको बता देता हूँ। आप 2-3 बातें, मैंने जो पहली बात आपको बताई है, इसको आप एक तकिया कलम की तरह अपने दिमाग में फिट कर लो कि उन देशों में जहाँ पश्चिमी देशों का स्टेक, यानी पश्चिमी देशों का हित ज़्यादा गहरा था, उन देशों को मुक्त करने में, उन उपनिवेशों को मुक्त करने में उन्हें बड़ी परेशानी हुई। उन्हें आसानी से मुक्त नहीं किया, बड़े जद्दोजहद करने पड़े हैं, उथल-पुथल हुए हैं, क्रांति हुई है, रक्तपात और हिंसा हुई है। क्योंकि मैं अभी पूर्वी अफ्रीका में 2 कंट्रीज़ का नाम बताऊँगा जो ब्रिटिश कॉलोनी में रही थी। एक है इजिप्ट, मिस्र, जिसमें सुएज़ नहर संकट मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, और दूसरा रहा है केन्या। तो इन दोनों में बड़ा रक्तपूर्ण था। ये तो मैं आपको यहाँ पर यह बता दूँ कि अल्जीरिया अल्जीरिया पिछली 1 शताब्दी से 1 शताब्दी से 1 शताब्दी से फ्रांसीसी 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 उपनिवेश रहा था। 1 शताब्दी से फ्रांसीसी उपनिवेश रहा था, तथा अल्जीरिया का अल्जीरिया का फ्रांस के लिए फ्रांस के लिए फ्रांस के लिए अत्यधिक व्यापक महत्व रहा था। अब आप अत्यधिक व्यापक महत्व दे दोगे, थोड़ा सा 1-2 बिंदु आप एक उदाहरण के तौर पर दिखा दो कि अत्यधिक व्यापक महत्व क्यों रहा। तो आप यहाँ पर देंगे इसके निम्नलिखित कारण, इसके निम्नलिखित कारण इसके निम्नलिखित कारण ये लगभग 10 लाख फ्रांसीसियों का अल्जीरिया में बस जाना एवं उसके संसाधनों पर कब्जा। अल्जीरिया में बस जाना एवं उसके संसाधनों पर कब्जा, एक फैक्टर काम करता है। पॉइंट नंबर 2, सामान्य फ्रांसीसी विशेषकर नेतागण अल्जीरिया को वृहद फ्रांस का हिस्सा मानते थे। देखो, ये 2 कारण अगर आपके दिमाग में होंगे, तो आप इसको समझ जाओगे कि क्यों फ्रांसीसी अल्जीरिया हर जद्दोजहद के बाद भी नहीं छोड़ना चाहते थे। बाकी तो कहानी होती है, याद होती है। तो इसको फिर आगे बढ़ाते हैं। अब इसका क्या होगा? कारणों से निम्नलिखित कारणों से अल्जीरिया में राष्ट्रवादी चेतना जगी और इसमें स्वतंत्रता के संदर्भ में सोचना शुरू कर दिया। फ्रांस में कार्यरत अल्जीरियाई लोगों के द्वारा
फ्रांस में कार्यरत अल्जीरियाई लोगों के द्वारा स्वतंत्रता की चेतना को प्रोत्साहन स्वतंत्रता की चेतना को प्रोत्साहन स्वतंत्रता की चेतना को प्रोत्साहन। अब देखिए स्वतंत्रता की चेतना कहाँ से जग रही है, तो अल्जीरिया तो फ्रांस का उपनिवेश रहा है, लेकिन उपनिवेश के कुछ लोग भी अपने मातृ देश में जाते थे, बढ़ते थे, सेटल थे। तो उसी क्रम में आपको सूचना मिलती है कि कुछ अल्जीरियन थे जो फ्रांस में सेवारत हो गए थे, सैनिक सेवा में चले गए थे, कुछ कर्मचारी के पद पर थे, वो अंग्रेजी शिक्षा करिए पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त थे। तो पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त होने से तो आधुनिकतावादी चेतना से उनका परिचय हो ही चुका था। तो पहले स्वतंत्रता के विषय में इन्होंने सोचा, लेकिन मुख्य प्रेरणा मिली कि द्वितीय विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य फ्रांसीसी सरकार मध्य जर्मनी के द्वारा जीत लिए जाने के पश्चात जर्मनी के द्वारा जीत लिए जाने के पश्चात एक स्वतंत्र फ्रांसीसी सरकार अल्जीरिया में स्थापित एक स्वतंत्र फ्रांसीसी सरकार अल्जीरिया में स्थापित। मैं आपको पीछे बता चुका हूँ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के हाथों फ्रांस पराजित हुआ, बल्कि ऊपरी फ्रांस पर तो जर्मनी ने प्रत्यक्ष कब्जा कर लिया था और दक्षिणी फ्रांस में दूसरी सरकार करके एक कठपुतली सरकार स्थापित की। तो फ्रांस डिडंट एग्जिस्ट प्रैक्टिकली, इसका मतलब है कि फ्रांस अस्तित्व में नहीं था। तो अब जो फ्रांस ने सोचा कि चलो फ्रांस से बाहर ही कोई सरकार बनाते हैं ताकि भविष्य में हम फ्रांस में लौट सके, तो उन्होंने तो अल्जीरिया अपनी बृहद फ्रांस मानव था, मैंने आपको बताया स्प्लेंडिड फ्रांस, और उसमें 4 दगाल पर फायरी लीडर हुआ करता था, आगे प्रेसिडेंट भी हुआ है वो, क्योंकि विद्युत हुआ 1958 में। तो 4 दगाल है, एक यहाँ से ले जाकर एक पैरेलल गवर्नमेंट उसमें स्थापित की थी अल्जीरियन लोग तो फ्रांस का इस फीचर को बड़े नजदीक से देख रहे थे कि भाई ये तो एक दूसरे के द्वारा जीत लिया गया। और फिर एक स्वतंत्र फ्रांसीसी सरकार अल्जीरिया में स्थापित हुई, उसके संपर्क में जो अल्जीरियाई नेता आए या अल्जीरियाई सैनिक अधिकारी आए, उन्होंने राष्ट्रीय चेतना फैलाई। और जाहिर है कि दूसरा कारण तो ये हुआ, तीसरा कारण है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात उपनिवेश मुक्ति की प्रक्रिया का प्रभाव उपनिवेश मुक्ति की प्रक्रिया का प्रभाव देखो अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उपनिवेश मुक्ति की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। तो उसमें आप देखोगे अफ्रीका में 2 देश हैं, एक है ट्यूनीशिया, दूसरा है मोरक्को। तो ट्यूनीशिया और मोरक्को में फ्रांसीसी उपनिवेशी थे, लेकिन उनका स्टेटस अर्ध उपनिवेश की तरह, मतलब वहाँ पर फ्रांस का वह पकड़ नहीं थी जो पकड़ अल्जीरिया पर थी, और अल्जीरिया को तो स्पेन फ्रांस का था। तो जब उसने ट्यूनीशिया और मोरक्को को 1956 में स्वतंत्र कर दिया, वो अर्ध उपनिवेश की तरह थे। तो अब खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, तो अल्जीरिया को ऐसा प्रतीत होने लगा हमें कहा। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर अल्जीरिया में राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा का गठन तथा बेन बेला एवं कुछ अन्य नेतागण सक्रिय अब देखो राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा का फॉर्मेशन हो गया है, और अब आज़ादी के लिए संघर्ष शुरू होना है। तो दूसरा बिंदु मैं आपको देना चाहता, और इसीलिए खाली करेंगे 1958 में स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र संघर्ष आरंभ अल्जीरिया में
अल्जीरिया में बसे अल्जीरिया में बसे फ्रांसीसी उपनिवेशकर्ताओं के द्वारा उपनिवेशकर्ताओं के द्वारा उपनिवेशकर्ताओं के द्वारा उपनिवेशकर्ताओं के द्वारा स्वतंत्रता का विरोध स्वतंत्रता का विरोध व्यापक रक्तपात एवं हिंसा के कारण स्वयं फ्रांस में कुछ राजनीतिक दल समाजवादी कुछ राजनीतिक दल एवं लोगों के एक बड़े समूह के द्वारा स्वतंत्रता को समर्थन इसी मुद्दे पर चतुर्थ गणतंत्र का पतन फिर चार्ल्स द गॉल की पहल पर 1862 में 1862 में अल्जीरिया की स्वतंत्रता को स्वीकृति अल्जीरिया की स्वतंत्रता को स्वीकृति। अब इस पर नजर डालिए। एक्चुअली कहानी तो लंबी है, लेकिन एग्जाम में थोड़ा प्रिसाइज करके हुआ ऐसा कि जब 1958 में राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा ने सशस्त्र संघर्ष छेड़ दिया तो लगभग फ्रांस से 5 लाख सैनिक भेजे गए, लेकिन सैनिक भी सफल नहीं हो पाए। तो वहाँ पर एक तरह से आप यह बताएं कि वहाँ पर जो अल्जीरियाई जो नेतागण थे उन्होंने भी तो एक सेना का गठन तो कर ही लिया था वॉलंटियर से। दूसरी बात है कि कॉमन पब्लिक भी बड़ी संख्या में सेना में शामिल हुई। तो लोगों में स्वतंत्रता की चेतना इतनी प्रबल हो गई थी कि उसको सैनिक शक्ति से दबाना मुश्किल था। उधर जो अल्जीरिया में बसे हुए फ्रांसीसी थे उनका एजेंडा अलग था, और जो फ्रांस वाले फ्रांसीसी थे अब उतनी कैजुअलिटी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। उनको लगता था हमारी सेना इतनी बड़ी संख्या में हताहत हो रही है, हमारे संसाधन वहाँ पर इतनी बड़ी मात्रा में बर्बाद हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो फ्रांस के जो बसे हुए जो सेटल फ्रेंच नेटिव्स थे अल्जीरिया में, उनको लगता था चाहे जो भी बलिदान देना पड़े हम अल्जीरिया को कैसे छोड़ सकते हैं। फ्रांसीसी अल्जीरिया से चले जाएंगे तो अल्जीरिया के संसाधनों पर जो हमारी पकड़ है, अगर वहाँ रह भी गए तो उसके संसाधनों पर जो हमारी पकड़ है वो समाप्त हो गई। तो बार बार सरकार पर, फ्रांस की सरकार पर दबाव डाल रहे थे। उधर कुछ सैनिक भी थे जो अल्जीरिया में डिप्लॉयड थे, जो वहाँ पर नियुक्त थे, वह भी कहीं ना कहीं जो फ्रांसीसी निवासी बसे हुए निवासी थे उनके साथ मिले हुए थे और दोनों ने मिलकर वहाँ रहने की खिचड़ी पकाई थी। अब इधर फ्रांस में लगा था कि इतना रिसोर्सेज क्यों बर्बाद करें, इतने संसाधन को क्यों हम अल्जीरिया पर खर्च करें, जो कि अल्जीरिया स्वतंत्र होने के लिए उद्धत है। तो फ्रांस में वहाँ पर समाजवादी और सामवादी दलों ने सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया। जो कह सकते हो कॉमन और न्यूट्रल सिटीजन थे उन्होंने भी इसका विरोध करना शुरू कर दिया। अंत में जो फोर्थ रिपब्लिक थी वो कोलैप्स कर गई। अब ये फोर्थ रिपब्लिक का क्या चक्कर मैं आपको बताता हूँ। फ्रांस के इतिहास में कुल 5 गणतंत्र, एक गणतंत्र फ्रांस की क्रांति के बाद स्थापित हुआ था जिसको नेपोलियन बोनापार्ट ने समाप्त कर दिया। दूसरा गणतंत्र 1848 की क्रांति के बाद स्थापित हुआ था, जिसे नेपोलियन के भतीजे लुई नेपोलियन तृतीय ने स्थापित कर डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको विस्थापित कर दिया, उसको समाप्त कर दिया। ये मैं आपको बता चुका हूँ, लुई नेपोलियन तृतीय से आपका परिचय करा चुका हूँ। फिर तीसरा गणतंत्र स्थापित हुआ, तो तीसरा गणतंत्र चला था। फिर 1946 में चतुर्थ गणतंत्र की स्थापना हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, क्योंकि इसमें तो जर्मनी जीत गया था फ्रांस को, तो चतुर्थ गणतंत्र की स्थापना हुई। चतुर्थ गणतंत्र एक तरह से समझे तो अल्जीरिया के मुद्दे पर कोलैप्स कर गया। 1958 में चार्ल्स द गॉल के नेतृत्व में फिर 5वां गणतंत्र स्थापित होगा और वह 5वां गणतंत्र ही अभी फ्रांस है। तो उसके बाद चार्ल्स द गॉल जो नेता था, इमरजेंसी में वह उस समय फ्रांस का प्रेसिडेंट बनाया गया और फिर चार्ल्स द गॉल ने कमान स्वयं संभाला, उसने अल्जीरिया के साथ बातचीत करना शुरू कर। लेकिन चार्ल्स द गॉल के द्वारा जो अल्जीरिया की स्वतंत्रता को कबूल किया जाने वाला था या वो स्वतंत्रता की दिशा में पहल करने लगा था, यह बात अल्जीरिया में बसे हुए फ्रांसीसियों को मंजूर नहीं था। तो उन्होंने सैनिकों को भड़काया, चार्ल्स द गॉल के विरुद्ध किया, कहीं ना कहीं राष्ट्र विरोधी कार्य कर रहा है, तो सेना के महकमे ने विद्रोह कर दिया। चार्ल्स द गॉल के नेतृत्व में सैनिकों को एक खास गुट ने विद्रोह कर दिया। हालांकि चार्ल्स द गॉल ने सफलतापूर्वक विद्रोह को करवा दिया, फिर वहाँ जनमत संग्रह करवाया, उस आधार पर 1962 में अल्जीरिया को स्वतंत्रता मिली। तो अल्जीरिया वाली घटना इतनी महत्वपूर्ण है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को जानना चाहिए।
अब इसके बाद यहाँ तो मैंने मानचित्र नहीं रखा है, मानचित्र आप पुराने वाले में देख लेना। लेकिन अब आप चले आइए उत्तरी पूर्वी अफ्रीका में। उत्तरी पूर्वी अफ्रीका में जो उपनिवेश मुक्ति का मॉडल है वो थोड़ा अलग है, और उसमें उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका की तुलना में वहाँ पर उपनिवेश मुक्ति की प्रक्रिया ज़्यादा जटिल, ज़्यादा पेचीदी और ज़्यादा संघर्षपूर्ण है। यहाँ पर मैं दो ही आपको मॉडल के तौर पर दो देश की चर्चा करूँगा, एक मिस्र की चर्चा करूँगा और दूसरा केन्या। हालांकि मिस्र की मैं संक्षिप्त ही चर्चा करूँगा, दोनों की संक्षिप्त चर्चा करूँगा। केन्या पर वो आपसे नहीं पूछे, संभवतः मिस्र पर पूछ सकते हैं, लेकिन घबराए नहीं। अगला जो हमारा टॉपिक है उसमें सुएज नहर संकट आपके शीत युद्ध का एक पार्ट है। उस शीत युद्ध के क्रम में हम सुएज नहर संकट की चर्चा करेंगे, तो आप मिस्र की समस्या से रूबरू हो जाए। वैसे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर आप उत्तरी पूर्वी अफ्रीका, उत्तरी पूर्वी पूर्वी अफ्रीका, क्या उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में, जहां उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में, जहां उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में, अफ्रीका में उपनिवेश मुक्ति की प्रक्रिया, उपनिवेश उपनिवेश मुक्ति, उपनिवेश मुक्ति की प्रक्रिया प्रक्रिया अपेक्षाकृत अपेक्षाकृत उपनिवेश मुक्ति की प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल रही थी। वहीं उत्तरी पूर्वी अफ्रीका में, उत्तरी पूर्वी अफ्रीका में, अफ्रीका में, अफ्रीका में यह प्रक्रिया अपेक्षाकृत जटिल एवं संघर्षपूर्ण रही। अपेक्षाकृत जटिल एवं अपेक्षाकृत जटिल एवं संघर्षपूर्ण रही। अपेक्षाकृत जटिल एवं संघर्षपूर्ण रही। इसका कारण रहा था, तथा इसका कारण रहा था, इसका कारण रहा था इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में साम्राज्यवादी, इस क्षेत्र में साम्राज्यवादी, साम्राज्यवादी शक्ति का, इस क्षेत्र में साम्राज्यवादी शक्ति का, शक्ति का इस शक्ति का व्यापक हित निहित होना, व्यापक हित निहित होना, व्यापक हित निहित होना, निहित होना, व्यापक हित निहित होना। इसके उदाहरण हैं, इसके उदाहरण हैं मिस्र एवं केन्या। इसके उदाहरण हैं मिस्र, इसके उदाहरण है मिस्र एवं केन्या। इसके उदाहरण है मिस्र एवं केन्या। अब देखिए, मिस्र एवं केन्या में अगर मैं बहुत डेट्स वेट्स दूँ तो आपको समझ में ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि कोई मतलब भी नहीं। आपको मैं उतनी ही बातें बताता हूँ। अब दोनों में ब्रिटिश के ही आप ध्यान कर लीजिए। मिस्र में, मिस्र में, मिस्र एक ब्रिटिश उपनिवेश था। मिस्र एक ब्रिटिश उपनिवेश था, उपनिवेश था, उपनिवेश था। वहाँ ब्रिटिश का व्यापक हित, वहाँ ब्रिटिश का व्यापक हित, व्यापक हित स्वेज नहर में नहीं था, स्वेज नहर में नहीं था, में नहीं था, में नहीं था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, विश्व युद्ध के बाद मिस्र मिस्र में, मिस्र में एक मुक्ति आंदोलन आरंभ हो गया। मुक्ति आंदोलन आरंभ हो गया, आंदोलन आरंभ हो गया, मुक्ति आंदोलन आरंभ हो गया। अतः ब्रिटिश को,
विश्व युद्ध के पश्चात प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटिश को मिस्र की स्वतंत्रता स्वीकृत करनी पड़ी। परंतु यह महज नाम मात्र की स्वतंत्रता थी। अब देखो यहाँ पर मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि जरा गौर करना, यह एक बुर्जुआ तो नहीं समझे, उदारवादी ने मध्यवर्गीय पार्टी ने यहाँ पर एक आंदोलन का नेतृत्व किया था। और जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात स्वतंत्र होने वाला पहला राष्ट्र भारत, पहला उपनिवेश भारत, उसी प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला पहला देश मिस्र था, पहला उपनिवेश। लेकिन यह नाम मात्र की स्वतंत्रता, उसने केवल मिस्र को 1922 में उसकी स्वतंत्रता को मंजूरी दे दी, परंतु स्वेज नहर पर अपना नियंत्रण बनाए रखा। और इतना ही नहीं, उसने कहा कि भाई विदेशों की रक्षा का अधिकार हमारा होगा। और उसमें सूडान को भी मिस्र के अधीन रखा गया था। अगर सूडान का लोकेशन देखोगे तो मिस्र के दक्षिण में, तो सूडान भी उस पर भी उसने मिस्र और ब्रिटिश का ज्वाइंट नियंत्रण रहने दिया। कुछ समय के बाद मिस्री लोगों ने महसूस किया कि तो हमें बेवकूफ़ बना गया, तो हमें स्वतंत्र किया नहीं, या तो हमको एक तरह से उपनिवेश की तरह व्यवहार कर रहा है। फिर आगे क्या होगा, जब द्वितीय विश्व युद्ध होगा तो जो उन्होंने थोड़ा स्वतंत्रता देने का नाटक या स्वांग रचा था, उस स्वांग को उन्होंने हटा दिया और पूरी तरह से फिर उपनिवेश की तरह मिस्र के साथ व्यवहार करने लगी। क्योंकि विशेषकर आपको याद है कि मैंने आपको बताया था कि मुसोलिनी ने इथियोपिया या अबिसिनिया पर आक्रमण कर दिया, तो मिस्र के जस्ट निकट था, तो उन्हें लगता था कहीं ऐसा ना हो कि अब मुसोलिनी मिस्र में प्रवेश कर गया। और मिस्र में प्रवेश करने का मतलब है स्वेज नहर, और स्वेज नहर तो आप लोग देख रहे हो कि जब स्वेज नहर बन चुका है तो सीधा अरब सागर से भूमध्य सागर में जाने का मार्ग, उसके बढ़िया तो कहीं ट्रेड ट्रैफिकिंग संभव ही नहीं थी। तो स्वेज नहर पर नियंत्रण का मतलब था एक बिल्कुल ही अरब सागर से भूमध्य सागर के व्यापार पर ब्रिटिश का। तो अब उससे ब्रिटिश को काफ़ी आमदनी होती थी, उसे काफ़ी उसको फ्रेट चार्जेज मिलते थे। तो ब्रिटिश ने स्वेज नहर को कभी भी खाली करना उचित नहीं समझा। अब मिस्र में खासकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक प्रतिक्रिया हुई, और वो प्रतिक्रिया का फायदा अंत में उठाया सैनिक अधिकारी ने, जिसका नाम तो पहले मोहम्मद नजीब था। 1952 में सैनिकों ने तख्ता पलट कर दिया वहाँ की जो सरकार, वहाँ पर तो राजा भी था, किंग भी था, और किंग के अलावा एक निर्वाचित प्रधानमंत्री होता था। तो उन दो उसने एक तरह से समझे तो प्रजातंत्र तो नहीं था, लेकिन उसका नाटक कम से कम खेला जा रहा। उस तख्ता को पलट दिया और पलट कर सेना ने कब्जा कर लिया। तो आगे उसी सैनिक अधिकारी में एक नाम मिलेगा आपको, और वह है, नाम है कर्नल नासिर, गमाल अब्दुल नासिर, कर्नल नासिर। तो कर्नल नासिर एक सैनिक तानाशाह वहाँ बन बैठा, और वही कर्नल नासिर वहाँ का प्रेसिडेंट भी बन गया। वही कर्नल नासिर ने ब्रिटिश को दबाव डाला, तो ब्रिटिश ने 1954 में अंत में कर्नल नासिर के साथ एक संधि की, और संधि में यह तय हुआ कि 20 महीनों के अंदर ब्रिटिश मिस्र को खाली कर देंगे, स्वेज नहर में भी अपनी सेना को वापस ले लेंगे। लेकिन ब्रिटिश ने कहा कि अगर हमें जरूरत पड़ेगी स्वेज नहर पर तो हमारा नियंत्रण रहेगा। ब्रिटिश यह स्वेज नहर को छोड़ा नहीं, कहा कि वो हमारे लीज के अंतर्गत है, फिर स्वेज नहर का संचालन हम करेंगे, भले ही सेना को वापस लेंगे। अब अगला शीत युग में बताऊंगा इसमें कैसे स्वेज नहर संकट करेंगे, इससे आपको पता चलेगा। यह प्रक्रिया आसान थी, तो मैं उसको फॉलो कर दूंगा। युग निवेशीकरण और शीत युग दोनों को मिलाकर आप वो देख सकते हो। आप यहाँ पर क्वेश्चन आपको फॉर्म कर सकते हैं। परिस्थितियों की व्याख्या कीजिए जिनके परिणाम स्वरूप मिस्र की स्वतंत्रता के मुद्दे में मिस्र की स्वतंत्रता के मुद्दे में एक बड़े संकट का रूप ले लिया, एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकट, बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संकट का रूप ले लिया है, अब ये जब मैं सीखी तभी आपको बताऊंगा तो ऑटोमेटिकली इसी से आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है। हमेशा ब्रिटिश केवल तुम स्वेज नहर और स्वेज नहर संकट को याद रखिए, स्वेज नहर में ब्रिटिश के हित हमको याद रखिए। अब इसी से जुड़े हुए जो केनिया का मुद्दा है, वो केनिया भी उत्तरी पूर्वी अफ्रीका में है। तो केनिया में है कि एक बड़ी
एक बड़ी ब्रिटिश जनसंख्या का बस जाना, एक बड़ी ब्रिटिश जनसंख्या का बस जाना, एक बड़ी ब्रिटिश जनसंख्या का बस जाना, तथा संसाधनों पर नियंत्रण, तथा संसाधनों पर नियंत्रण। भू संपदा का स्वामी, भू संपदा का स्वामी स्वामी एवं लोगों से मुफ्त श्रम प्राप्त करना, मुफ्त श्रम प्राप्त करना। अब इसे आपको सूचना मिलती है भाई उनको मुफ्त श्रम लेने की आदत हो गई थी, संसाधनों पर कब्जा था, बहुत बड़ी बड़ी भूमि संपदा थी, क्योंकि उनके अपने देश में तो भूमि की कमी थी। अब खुले वातावरण में वहां उन्हें बसने का मौका मिला था, बड़ी भू संपदा थी, बड़े बड़े विला बनाकर रह रहे थे, हजारों एकड़ भूमि पर उनका नियंत्रण था। और सबसे बड़ी बात है कि श्रमिक कहीं खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। यूरोप में तो वहाँ पर लेबर की स्कार्सिटी थी, वहाँ पर लेबर लॉज थे, तो लोगों का शोषण नहीं कर सकते थे, खुला शोषण करते थे। उनके पास बहुत अच्छे यहाँ पर उनको अपने स्कोप, अपने भविष्य दिख रहे थे, इसलिए वो खाली करना नहीं चाहते। लेकिन अंत में वहाँ पर केनिया में एक आंदोलन हुआ, उसका नाम है माओ माओ आंदोलन। माओ माओ आंदोलन विदेशियों के विरुद्ध हुआ और अंत में 1961 से 1963 तक इनको केनिया खाली करना पड़ा। मुश्किल से काफ़ी जद्दोजहद के बाद उन्होंने केनिया को खाली किया। तो मिस्र और केनिया का जो मॉडल है वो पूर्वी अफ्रीका का मॉडल है, जहाँ की उपनिवेश मुक्ति सुगम नहीं सिद्ध हुआ। अब देखिए, एक तरह से हमारा तो हम मानते हैं एग्जाम में आपको यहीं तक क्वेश्चन भी मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री में कवर किया है, फिर भी सेफ्टी के लिए कुछ टॉपिक आपको और बता देता। एक चीज़ मैं और एक डायग्राम बना देता हूँ। जैसे आपने अभी का टॉपिक हम लोगों ने कवर किया, उपनिवेशीकरण, उपनिवेशीकरण, उपनिवेशीकरण। अब इसका परिणाम क्या होगा? तो तृतीय विश्व का उद्भव, तृतीय विश्व का उद्भव, तृतीय विश्व का उद्भव। अभी तृतीय विश्व कहलाएंगे और तृतीय विश्व से जुड़ी हुई दो महत्वपूर्ण घटनाएं जो आपको ध्यान रखनी है, मैंने थोड़ा सा, आप थोड़ा जानिए, बहुत ज्यादा नहीं। तृतीय विश्व में शीत युद्ध का विस्तार, तृतीय विश्व में शीत युद्ध का विस्तार, शीत युद्ध का विस्तार। दूसरा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन,